क्या सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा ये नेता कमजोर हैं कांग्रेस के कि विनोद जाखड़ को 10 दिन से नहीं छुड़ा रहे हैं, और वहीं पर हनुमान बेनीवाल रात को 12 बजे से पहले छुड़वा लेते हैं? हर जगह एक न्याय के रूप में, न्याय एक्सप्रेस के रूप में हर कोई आवाज़ लगा रहा है कि हनुमान बेनीवाल आएगा या फिर कोई आएगा और हमें न्याय दिला के जाएगा। हनुमान बेनीवाल सबसे पहले यही कहते हैं कि मेरे कार्यकर्ताओं किसी ने, पुलिस ने हाथ भी लगा लिया तो ठीक बात नहीं होगी। ठीक बात नहीं है। अगर सुबह किसी कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया तो आधी रात से पहले उस कार्यकर्ता को छुड़वा देते हैं। विपक्ष तो इसलिए भी नहीं है क्योंकि एनएसए के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ आज 10 दिन से सलाखों के पीछे बैठे हैं। और सिस्टम की जो है फेलियरिटी की वजह से यह हालात हुआ कि उनको अपनी जान की बाजी गंवानी पड़ी। लोग इलाज की आशा लेके आए, हाथ में लाश लेके गए। नरेश मीणा को थोड़ा धैर्य के साथ जो है काम लेना चाहिए, क्योंकि एक उनका जो मैं देखा रहा हूँ कि उनको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है। लात गुस्से चला देते हैं अपने कार्यकर्ताओं पे। राजनीति के अंदर ये चीज़ चलती नहीं है। एक भी मुझे ऐसा बता दो कि जहाँ सचिन पायलट ने कहीं आंदोलन किया हो या सचिन पायलट कहीं धरने पे जाके जो है कहीं भी धरना चल रहा हो और वहाँ परिजनों का या किसी भी पीड़ित शोषित वर्ग तबके का जो है उन्होंने साथ दिया हो। केवल और केवल मीडिया की बयानबाजी से और इधर उधर जो है घूमने के अलावा कुछ किया हो तो मुझे बता। आतंकवाद से जुड़े हुए उस गिरोह के जो गैंग है, जो ये जिस भी गैंग से जुड़े हुए हैं, चाहे वो रोहित गोदारा हो, लॉरेंस बिश्नोई हो, जो भी गैंग से ये जुड़े हुए गिरोह है, उन गैंग की आप जड़ तक नहीं जाओगे, उनको आप गिरफ्तार करके उनका एनकाउंटर नहीं करोगे, तब तक इस आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा। पर्ची सरकार, भजनलाल जी की सरकार, ये पुलिस के दम पर जेल की सलाखों के पीछे डाल के केवल और केवल आवाज़ दबाना चाहती है। पीड़ितों की जो भी कोई आवाज़ है, उस आवाज़ को जो है रोकने के लिए वो जो है हम लोगों को सलाखों में डालने की कोशिश करती है। लेकिन हम लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं, हम लोग बहुत मजबूत है। आप जितना ज़्यादा हमें आप जो है जेल के अंदर डालोगे, हम उतने ही ज़्यादा मजबूत बनते जाएंगे। मुख्यमंत्री जी को खुद को 5 बार धमकी मिली है, हालात तो ये है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी तो जो है हेलीकॉप्टर के अंदर घूमने में व्यस्त है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता प्रदेश में क्या हो रहा है। जो अपने हाथों में इलाज के लिए लेके आए उनको लाशें मिली, क्या बीतती होगी उस घर के ऊपर जब वो देखता है। और वो रात को जो वो किस प्रकार से जो है सड़कों के ऊपर आपने देखा होगा कि पेशेंटों को बिछा रखा था, वहाँ कोई उनको खाने के लिए कुछ दे रहा था, कोई पानी पिला रहा था, कोई कुछ कर रहा था, लेकिन सरकार और सिस्टम आंख मूंद के सो रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मेरे साथ हैं युवा नेता लादूराम गोदारा, जो कि इन दिनों प्रदेश में कहीं भी कोई घटना हो, हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से पहुंचते हैं वैसे हनुमान बेनीवाल का सिपाही बनकर आरएलपी की तरफ से लादूराम गोदारा हर आंदोलन में सक्रिय दिखाई देते हैं। चाहे एसएमएस में आगजनी का मामला हो, या फिर सांवरदा पुलिया में ट्रक के आगजनी का मामला हो, या फिर नागौर कुचामण में किसी का मर्डर हो जाता है, उसमें सबसे पहले पहुंचना हो, लादूराम गोदारा वहां सबसे पहले पहुंच जाते हैं। उन सब के बारे में बात करेंगे। बात ये भी करेंगे प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा की सरकार के द्वारा युवाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है, आखिर क्या युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। जिस तरीके से प्रदेश में जो स्टूडेंट इलेक्शन है वो बंद कर दिए गए हैं, क्या अब जो सरकार के खिलाफ जो आंदोलन होते हैं उन आंदोलनों को भी दबाने की कोशिश करें, इन सब के बारे में बात करें। राम राम लादू भाई। घना घना राम राम। लादू भाई, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, प्रदेश में हर जगह अब कोई ना कोई आंदोलन होता है, कोई ना कोई घटना होती है, सबसे पहले सक्रिय दिखाई देते हो, क्या लगता है नेतागिरी का चस्का चढ़ गया है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रदेश के अंदर वर्तमान समय में आप देखोगे ना, हर जगह आज चाहे किसान, पीड़ित, महिला, गरीब तबका, हर जगह उनके साथ अत्याचार और शोषण होता जा रहा है, और उनकी कोई सुध और सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। केवल और केवल आप देखोगे तो हर जगह एक न्याय के रूप में, न्याय एक्सप्रेस के रूप में हर कोई आवाज़ लगा रहा है कि हनुमान बेनीवाल आएगा या फिर कोई आएगा और हमें न्याय दिला के जाएगा। जब हम उन लोगों को देखते हैं जहाँ भी अत्याचार और अन्याय होता है, तो हमारे दिल के अंदर से और हमें खुद को यूँ लगता है कि यार अपन को वहाँ जाना चाहिए, उनकी अगुवाई अपन को करना चाहिए, उनकी जो आवाज़ है अपन को बुलंद करनी चाहिए, अपन को उठानी चाहिए। भाई अपना काम है लड़ना, संघर्ष करना। अपन पीछे लंबे समय से जो है हम लोग लड़ते हुए आए हैं, और आज भी वर्तमान समय में जहाँ अन्याय होता है, आप देखोगे कि एसएमएस में चाहे आगजनी की घटना हुई हो, चाहे कुचामण के अंदर बड़े भाई रमेश जी रुलानिया जी की जो है मर्डर करके हत्या कर दी गई हो, कुछ दिनों पहले एसएमएस से पहले एससीजी हॉस्पिटल में जो है एक मालपुरा के व्यक्ति की गला काट के हत्या कर दी गई हो, चाहे रात्रि जो है सांवरदा पुलिया के वहाँ टैंक की घटना, और इससे पहले आपने ऐसा ही भर्ती से तमाम हमारे मुद्दे देखे होंगे कि हम जहाँ कहीं भी अन्याय और अत्याचार होता है तो हम
हमारे नेताजी के आदेश पे और खुद के स्तर पर भी हम सोचते हैं कि अपन को वहाँ जाना चाहिए और लोग हमें बुलाते हैं और वो आवाज़ देते हैं। लेकिन जहाँ दुख और दर्द होता है लोगों का, वहाँ बिना बुलाए अगर अपन पहुँच जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप जो है उन लोगों का दर्द समझ रहे हो। जी, मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि अभी जो एसएमएस में आगजनी की एक घटना हो जाती है और हनुमान बेनीवाल का एक आह्वान होता है कि आरएलपी के कार्यकर्ता जो नज़दीक में हैं वो सबसे पहले एसएमएस अस्पताल पहुँचे और पीड़ितों के साथ धरने पर बैठे। उसमें आप भी शामिल होते हैं और कई आपके साथी वहाँ पहुँच जाते हैं। सरकार की तरफ से कई नुमाइंदे भी आते हैं और बारिश में बैठकर डटकर आप लोग आंदोलन में संघर्ष करते हैं, लेकिन हल नहीं निकलता और आपको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। देखिए, एक स्वच्छ लोकतंत्र के अंदर विरोध करना और किसी भी पीड़ित शोषित की आवाज़ उठाना हम सबका धर्म है, अधिकार है। लेकिन राजस्थान की वर्तमान समय की जो तानाशाही रवैये की जो सरकार है, जो पर्ची सरकार, भजनलाल जी की सरकार, ये पुलिस के दम पर जेल की सलाखों के पीछे डाल के केवल और केवल आवाज़ दबाना चाहती है। पीड़ितों की जो भी कोई आवाज़ है, उस आवाज़ को जो है रोकने के लिए वो जो है हम लोगों को सलाखों में डालने की कोशिश करती है। लेकिन हम लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं, हम लोग बहुत मजबूत है। आप जितना ज़्यादा हमें आप जो है जेल के अंदर डालोगे, हम उतने ही ज़्यादा मजबूत बनते जाएंगे, क्योंकि जेल हमारे लिए बनी है। हम कोई बहुत बड़ा कोई चोरी करके या कोई बलात्कार करके या कोई देशद्रोही नहीं है जो आप हमें जेल में डालोगे कोई बहुत बड़ी सज़ा होगी। हम किसी भी पीड़ित शोषित की लोकतंत्र के अंदर जो है आवाज़ उठाना हमारा अधिकार है और उसी के नाते हम आवाज़ उठा रहे हैं। एसएमएस के अंदर जब घटना हुई रात्रि के समय, जो वो घटना हुई तो रात्रि के समय हम लोग सो गए थे। जब सुबह उठ के देखा तो नज़ारा ऐसा था कि पूरे के पूरे हर जगह सोशल मीडिया पे ये देखने को पाया कि राजस्थान नहीं, देश के अंदर सबसे बेस्ट टॉप हॉस्पिटल के अंदर जाना जाता है राजस्थान का एसएमएस हॉस्पिटल, जहाँ देश भर से लोग जो है स्वास्थ्य अपने इलाज के लिए यहाँ पे आते हैं और नामी डॉक्टर यहाँ पे काम करते हैं। वहाँ उस हॉस्पिटल के अंदर लापरवाही से ऐसी घटना हो जाती है कि आईसीयू में जो ट्रॉमा सेंटर के अंदर एडमिट जो मरीज थे, जो लोग इलाज की आशा लेके वहाँ पे आए थे, और लापरवाही की वजह से और सिस्टम की जो है फेलियरिटी की वजह से यह हालात हुआ कि उनको अपनी जान की बाजी गंवानी पड़ी। लोग इलाज की आशा लेके आए, हाथ में लाश लेके गए। आखिर ये गलती थी किसकी? सिस्टम की, सरकार की। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि जिस डिपार्टमेंट में ये घटना हुई, उस डिपार्टमेंट का मंत्री, उस डिपार्टमेंट के बड़े लोग चुप्पी साधे हुए बैठे थे। आपके नागौर से आते हैं वो मंत्री जी, लेकिन अगले 16 और 24 घंटे तक जयपुर नहीं पहुंचते। दुर्भाग्य की बात है, मंत्री जी पैदल यात्रा के लिए आए थे कि भाई जो भी घटना घटित हुई है उसमें जिनकी भी डेथ हुई उनको श्रद्धांजलि के लिए मैं पैदल आ रहा हूं। राजा महाराजाओं के समय जिस तरीके से महाराजा को सुबह जात के पहुंचे तब पता चलता था, तो इस तरीके से क्या वही बात चल रही है? बिल्कुल श्योर है इसमें। अगर मंत्री, हम भी नागौर से आते हैं, हमारे नज़दीकी क्षेत्र के वो रहने वाले हैं, नागौर में वो थे जब घटना घटी। हमें जब सुबह मालूम चला, हम लोग वहाँ सुबह 11 बजे पहुँच गए थे। तो मंत्री जी को अगर रात को पता चल गया था, अभी डिपार्टमेंट में घटना हुई, उनको रात को टेलीफोन चला गया, अगर रात को घटना घटित हुई है तो उनको तो वहाँ आ जाना चाहिए तो सुबह तक तो। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि हमें बाद में पता चला कि मंत्री जी शाम को 6 बजे आए वहाँ पे, 6 बजे आके अपना उल्लू सीधा करने का काम करे। मंत्री जी अलग बयान दे रहे हैं और एसएमएस ट्रॉमा सेंटर के जो हेड है वो अलग बयान दे रहे हैं। बड़ी विडंबना। मुख्यमंत्री जी भी आए थे, रात को 2 बजे आए थे। मुख्यमंत्री जी आए थे और तमाम जो है कुछ 1-2 मंत्री भी आए थे, जिन्होंने हमारे साथियों ने जो है भाजपा सरकार मुर्दाबाद, चिकित्सा मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। और नारे लगेंगे भाई, जिंदाबाद तो कैसे लगाएंगे जब मंत्री जी यहाँ आए नहीं, आप कोई अच्छा काम ही नहीं कर रहे हो, आपकी फेलियरिटी की वजह से ये घटना हुई है और आप चुपचाप आके। बड़ी शर्म की बात है। मैंने एक चीज़ वहाँ पे नोटिस करी अभिषेक भाई, कि राजस्थान में विपक्ष में अभी कांग्रेस विपक्ष के अंदर है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम विधायकगण वहाँ पे आए, लेकिन किसी ने भी फोटो खिंचाने, वीडियो बनाने के अलावा और मीडिया में बयानबाजी करने के अलावा कोई सुध नहीं ली किसी भी मरीजों की। केवल और केवल मरीजों के पास गई, फोटो गई। विपक्ष का धर्म बनता वहाँ पे कि वो जो जितने भी पेशेंट वहाँ पे जो है जिनकी डेथ हुई है, उनके परिजन अगर वहाँ पे बाहर बैठे थे, विपक्ष अगर उन परिजनों को लेके वहाँ उस ट्रॉमा सेंटर के गेट पे वहाँ बाहर बैठ जाते हैं तो उन परिजनों को आज 10 लाख रुपए नहीं 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलता। अगर
मोदी जी अगर अहमदाबाद उस वाहन क्रैश के अंदर अगर आगजनी से पीड़ितों को 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो एसएमएस के अंदर अगर आगजनी से घटना घटित होती है उनको अगर 10 लाख रुपए, क्या ये कम रकम नहीं है? क्या ये न्याय मिल गया? एक घर के अंदर से चिराग गया है, उस घर से एक इंसान जला गया। रात को गया था मैं, जब घटना हुई थी उसके लगभग शायद 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंच गया था मैंने देखे हैं वहाँ पे रात को सड़कों पे लेके अपने मरीजों को लोग घूम रहे थे। बहुत भयानक वो जो पल था। मैं उस कवरेज को कर रहा था, मतलब मेरे आंखों में आंसू आ गए, मुझे वो कवरेज तक नहीं कर पा रहा था, मैंने फिर उसको मतलब बंद कर दिया था वीडियो को। ये आप सोच सकते हो कि भाई मेरी जिन जो अपने हाथों में इलाज के लिए लेके आए उनको लाशें मिली है, क्या बीतती होगी उस घर के ऊपर जब वो देखता है। और वो रात को जो वो किस प्रकार से जो है सड़कों के ऊपर आपने देखा होगा कि पेशेंटों को बिछा रखा था, वहाँ कोई उनको खाने के लिए कुछ दे रहा था, कोई पानी पिला रहा था, कोई कुछ कर रहा था, लेकिन सरकार और सिस्टम आंख मूंद के सो रहे थे। और विपक्ष भी जब रात को भी पता चल गया, लेकिन विपक्ष सुबह आया, सुबह आके फोटो वीडियो बना के निकल लिए। बड़ी विडंबना है करते कई नेताओं के। बिल्कुल। हमें जब हमारे नेताजी का आदेश आया, हनुमान बेनीवाल जी, मैं धन्यवाद दूंगा उनको कि नागौर थे वो, और नागौर से चल के दोपहर को वो शाम को यहाँ तक पहुँच गए, और हमें उन्होंने आदेश दिया कि आप परिजनों को लेके परिजनों के साथ धरने पे बैठो, परिजनों को न्याय अपन दिलाएंगे। और हम लोग वहाँ परिजनों को लेके बैठे थे। मैं कुछ समय के लिए चाय पीने के लिए बाहर गई, इतने में पीछे से देखा कि मंत्री जी ने जो है हमारे जो धरने पे बैठे थे साथी, चाहे डॉक्टर श्रवण जी हो और चाहे और जो अन्य साथी हो, उनको गिरफ्तार करके लेके चले गए। उसके बाद में जब हम लोग आए, हमने पुलिस वालों को पूछा कहाँ लेके गए हमारे साथियों को, तो बोला कि वो यहाँ पे जो है अन्य जो जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनको परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा जो परिजन थे धरना दे रहे थे, जिनके साथ जिनकी डेड बॉडियाँ पड़ी है, उनका क्या हुआ? बोला कि उनको पोस्टमार्टम हो गया। देखिए कि मंत्री जी ने परिजनों को अंदर ही बुला के और 2 मिनट के अंदर बंद कमरे में बात करके उनको धमकियां देके और पुलिस कस्टडी के अंदर जो है उनकी डेड बॉडियां घर पे भेज दी। यहाँ तक उनके घर पे भी पुलिस लगा दी कि कहीं यहाँ से भी किसी परिजन को लेकर धरने पे नहीं बिठाते हैं। ये सरकार है। दबाया जा रहा है मतलब आवाज को, बिल्कुल दबाया जा रहे हैं। शर्मनाक हालात एक दबाया जा रहा है परिजन की। ये सरकार को सोचना चाहिए था कि परिजन अगर मांग करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं तो अपना धर्म बनता है कि परिजनों की मांग सुने, लेकिन भोले भाले परिजन थे बेचारे, पैसे थे नहीं, गरीब थे, तभी एसएमएस जैसे हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराने के लिए आए और बंद कमरों में धमकियां दे दी। उनको बोला कि मुकदमे लग जाएंगे और कुछ नहीं होगा, और आपको 10 लाख दे रहे हैं ले लो, नहीं तो लाठियां होगी, जेल जाना पड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। और पता नहीं कितनी बातें करके और उनको जो है ऐसे ऐसे समीकरणों में उनको घोल के उनके दिमाग को हाईजैक किया गया कि पीछे के दरवाजे से जो है पुलिस कस्टडी में बॉडियों का पोस्टमार्टम करवा के उनको घर रवाना कर दिया। लेकिन एक चीज़ आपने बोली कि विपक्ष नहीं है। बिल्कुल विपक्ष तो इसलिए भी नहीं है क्योंकि एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ आज 10 दिन से सलाखों के पीछे बैठे हैं। देखिए कि बड़ी शर्मनाक बात है कि पहले तो मैं कांग्रेस सरकार से निवेदन भी करना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर आपका जो यूथ संगठन बना हुआ है एनएसयूआई, जो छात्र संगठन है, उस छात्र संगठन का अगर प्रदेशाध्यक्ष अगर आपके इतने लंबे समय तक जेल की गिरफ्त में रहता है और जेल में रहता है, तो दूसरे जो जितने भी छात्र हैं जो आपके संगठन से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं भविष्य के अंदर, उनके अंदर एक नेगेटिविटी और उनकी मेंटलिटी इस प्रकार की बन जाती है कि जब हमारा प्रदेशाध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे इस संगठन के अंदर जुड़ के। कल को अगर हमें किसी ने गिरफ्तार कर लिया तो क्या होगा? अगर आज हम संघर्ष कर रहे हैं तो हमें हमारे नेता के ऊपर विश्वास है कि हमें अगर सुबह गिरफ्तार करेगा कि हमारे नेता का इतना आदेश का, और आज तक वो आदेश आपने देखा होता होगा कि फॉलो होता हुआ। सबसे पहले यही कहते हैं कि मेरे कार्यकर्ताओं किसी ने पुलिस ने हाथ भी लगा लिया तो ठीक बात नहीं होगी, ठीक बात नहीं है। अगर सुबह किसी कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया तो आधी रात से पहले पहले उस कार्यकर्ता को छुड़वा देते हैं, और ये हमेशा होता आया। एसएमएस के अंदर हमारे कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया था, रात को 12 बजे छोड़ना पड़ा पुलिस को, और वहीं विनोद जाखड़ को आज 10 दिन हो गए। मैं देख रहा हूँ ये सब लोग, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, ये नेता कमजोर हैं कांग्रेस के कि विनोद जाखड़ को 10 दिन से नहीं छुड़ा रहे हैं, और वहीं पर हनुमान बेनीवाल रात को 12 बजे से पहले छुड़वा लेते हैं। ओबियसली कमजोर है। सचिन पायलट का तो मैं कहूँ ही क्या कि शब्द नहीं बच्चे कि लोग उनको अपने आप को युवा, उनको आदर्श मानते हैं कि यूथ आइकन है, वो युवाओं के नेता है, लड़ाके हैं। मुझे 2 साल होते देखते हुए हो गया कि विपक्ष के अंदर वो नज़र आ रहे, लेकिन एक भी मुझे ऐसा बता दो कि जहाँ सचिन पायलट ने कहीं आंदोलन किया हो या सचिन पायलट कहीं धरने पे जाके जो है कहीं भी धरना चल रहा हो और वहाँ परिजनों का या किसी भी पीड़ित शोषित वर्ग तबके का जो है उन्होंने साथ दिया हो। केवल और केवल मीडिया की बयानबाजी से और इधर उधर जो है घूमने के अलावा कुछ किया हो तो मुझे बताओ। जो विनोद जाखड़ सचिन पायलट की हाजिरी लगाते हैं वो उन्हें छुड़ा नहीं पा रहे, नहीं छुड़ा पा रहे। देख लो
मैं क्या, ये तो सच गवाह है अपने अंदर के 10 दिन से ज़्यादा समय का हो गया, नहीं छुड़ा पा रहे। सचिन पायलट को तो जेल में तक नहीं मिलने दिया। ये हालात हैं, आप सोच सकते हो। सचिन पायलट की मैं कल एक न्यूज़ पढ़ रहा था, देख रहा था कि कहीं वो उदयपुर वहाँ गए थे जहाँ इनका कोई स्वागत समारोह हो रहा था, वहाँ 5 जेब कतरों ने इनके साथ के नेताओं की जेब काट ली। ये हालात हैं, बताओ भाई। मैं उनको कोई बुरा नहीं कह रहा भाई, लीडर है वो, अच्छे आदमी है, लेकिन आप कुछ करो तो सही। क्या हालात हो गए प्रदेश के अंदर, देखो आप विपक्ष कहाँ है, आप अपने ही गुटबाजी विनोद में। जाखड़ को इसलिए दबा रखा है कि आरएसएस के खिलाफ बोल दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसलिए नहीं दबा रखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर ही गुटबाजी है। 2 नेता चाह रहे हैं वो जेल से बाहर नहीं आए, 2 नेता चाह रहे हैं वो बाहर आए, कोई नेता चाह रहा है कि वो ऐसी तबके का रह गया इसलिए नहीं। दलितों का कोई बड़ा नेता विनोद जाखड़ नहीं बन जाए इसलिए तो बाहर नहीं लाने दे रहे। ये है, अगर इतना उसने कोई अपराध ही नहीं किया, कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया उसने कि जिसको एक प्रदेश अध्यक्ष को 10-10 दिन जेल के अंदर रहना पड़ जाए। यार उसने एक छोटा सा विरोध प्रदर्शन किया, मैं उसी यूनिवर्सिटी से आता हूँ, मैं उस दिन वहाँ मौजूद था। तो उन्होंने आरएसएस का जो भी प्रोग्राम हो रहा था, देखो पहले तो मैं इस संगठन का और जो भी तमाम संगठन वहाँ प्रोग्राम करते हैं उनके हम सब सख्त खिलाफ है। यूनिवर्सिटी के हम रेगुलर छात्र हैं, क्योंकि अगर आज कोई भी प्रदर्शन करेगा तो आप उसका सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन करवा सकते हो। लेकिन इनकी एक चीज़ गलत थी, जो मैं कहूँगा इनको भी, कि जो वहाँ पे जो इनका जो मंच लगा हुआ था आरएसएस का, वहाँ जो इनका पोस्टर वगैरह लगा था, वो इनको हरकत नहीं करनी चाहिए थी। वो आपकी एक ओछी मानसिकता का परिचय देती है समाज के अंदर, क्योंकि उस पोस्टर के ऊपर भगवान श्री राम की तस्वीर भी थी। अगर कोई भी पार्टी या संगठन का पोस्टर लगा और वो पोस्टर आप फाड़ते हो, तो इसका मतलब ये है कि उस पार्टी के अंदर जो है आप दखल अंदाजी कर रहे हो, वो आपको शोभा नहीं देता। और शायद बीजेपी के लोगों ने या आरएसएस से जुड़े हुए उन लोगों ने शायद उसी घटना के चलते जो है इनके ऊपर अनेकों धाराएं लगाई। लेकिन कांग्रेस के बड़े लीडरों को जो है सत्ता पक्ष के लोगों से वार्तालाप करके और ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए कि विनोद जाखड़ की और उनके जो तमाम साथी जो है अभी भी जेल के अंदर है, उनकी रिहाई हो सके। कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करें तो हाल ही में नागौर के अंदर एक मर्डर हो जाता है। पहले फिरौती की धमकियां दी जाती हैं और जिनका मर्डर हुआ उनके आपसे पारिवारिक रिश्ते भी हैं। आखिर क्या प्रदेश में भाजपा के नेता भी सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं है। भाजपा के नेता क्या, मुख्यमंत्री जी को तो खुद को 5 बार धमकी मिली है। हालात तो ये है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी तो जो है हेलीकॉप्टर के अंदर घूमने में व्यस्त है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता प्रदेश में क्या हो रहा है। अगर उनको फ़र्क पड़ता तो आज कुचामन की घटना हुई, आज 4 दिन हो गए, अभी तक तो उन आरोपियों को गिरफ्तार करके उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए। अगर आप लगातार प्रदेश के अंदर अगर आप ऐसा करते करोगे कि आप कोई भी कहीं घटना होगी और आप आंख मूंद के 2 दिन जो है एक फॉर्मेलिटीज़ के रूप में आप कुछ एक्टिविटीज़ करके जनता को गुमराह कर दोगे, तो आने वाले समय में फिर किसी रमेश की हत्या होगी। आज मुझे बताइए कि प्रदेश के अंदर कितने मर्डर हुए हैं, आज तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी करके एनकाउंटर हो तो बताओ। आप यूपी में देखो, पंजाब में देखो कि वहाँ पे जो है पहले अपन देखते थे कि हर दिन मर्डर होते थे, लेकिन आज वहाँ सरकार और सिस्टम के लोगों ने उन आतंकवादियों को खात्मा के लिए आए दिन जो है अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है। तो उसी के वजह से जो है दूसरे जो भी लोग इस एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं या आतंकवादी संगठनों से जुड़ने का काम करते हैं, उनमें एक खौफ पैदा होता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, जो पुलिस का जो लोगो है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, आज ये उल्टा होता हुआ नज़र आ रहा है। आज ये साबित हो गया कि भाई अपराधियों में विश्वास और आमजन में भय नज़र आ रहा है। क्योंकि जब मैं रमेश रुलानिया की जब हत्या हुई तो उस दिन जब मैं कुचामन था तो मैंने देखा था कि वहाँ राह चलते हुए हर एक राहगीर के, वहाँ के स्थानीय लोगों के अंदर इतना रोष व्याप्त था, इतना भय उन लोगों में था कि हर कोई, मेरे आगे लोग चल रहे थे वो कर रहे थे, अगर कोई पीछे से गोले नहीं मार दे, ये हालात उन लोगों में बने हुए थे। और आज जो भी वहाँ पे व्यापारी या जो भी कोई थे, उनको ये हो रहा है कि अपन अपने स्तर के ऊपर अपनी काबिलियत के दम पर अपन 2 पैसा कमाते हैं और समाज के अंदर अपन समाज सेवी का काम करते हैं या अपने बच्चों को जो है आगे अच्छा करने के लिए जो उनके ऊपर अपन 2 रुपये खर्च करते हैं। लेकिन ये जो आतंकवादी तबके के लोग हैं, ये अपन को धमकियाँ दे के, अगर मैं तो मानता हूँ कि रमेश रुलानिया जी ने एक बलिदान का काम किया है कि अगर रमेश रुलानिया जी उसको पैसे दे देते तो रमेश जैसे न जाने कितने और लोगों को उनको पैसे देने पड़ते हैं और उनमें और कॉन्फिडेंस आता आतंकवादियों के अंदर और वो फिर धमकियाँ देते लेते। लेकिन रमेश रुलानिया जी ने कहा कि मैं 100 रुपये का नोट भी नहीं दूंगा और उन्होंने अपना बलिदान दे के ये साबित किया
कि मैंने जो अपने स्तर के ऊपर जो पैसे कमाए वो मेरे और मेरे परिवार के पैसे हैं, आप लोगों को देने के लिए नहीं। हनुमान बेनीवाल ने भी कहा कि इन जैसे गैंगस्टरों के ऊपर सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर एक सामंजस्य बिठाना चाहिए और इनको राजस्थान में लेकर आना चाहिए, ऐसा कुछ भी कहा। देखिए, हनुमान जी ने जो कहा वो काबिल तारीफ, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। और उन्होंने कहा भी था कि हम लोग आए दिन धरने प्रदर्शन करेंगे और आप लोग मांगे मान लोगे और जो है डेड बॉडियाँ जो है हम परिजन ले लेंगे और उनका जो अंतिम संस्कार कर देंगे। क्या इससे न्याय मिल जाएगा? जब तक आप जो है उस आतंकवाद से जुड़े हुए उस गिरोह के जो गैंग है, जो ये जिस भी गैंग से जुड़े हुए हैं, चाहे वो रोहित गोदारा हो, लॉरेंस बिश्नोई हो, जो भी गैंग से ये जुड़े हुए गिरोह है, उन गैंग की आप जड़ तक नहीं जाओगे और उनको आप गिरफ्तार करके उनका एनकाउंटर नहीं करोगे, तब तक इस आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा। आज प्रदेश के अंदर इतने गैंगे बढ़े हुए हैं। पुलिस के मैंने देखा कि जो वो 4 लोगों के नाम जो जारी किए थे, जो फरार दिखाए थे, वो वहाँ यहाँ इसी क्षेत्र के आसपास के लोग, छोटे छोटे लोग जो नशे की जड़ में और 2 पैसे के लालच में ये करते करने लग गए। समाज किस दिशा में जा रहा है, अपने लोग किस दिशा में जा रहे हैं। पुलिस भी उनके घर पे पहुंच गई थी, घर को तोड़ने के लिए। बिल्कुल, उनसे क्या होगा? देखो, जो अब जब तक मेन जड़ को नहीं पकड़ेंगे तो पत्तों को तोड़ने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप चाहे कितने भी हो, छोटी छोटी झाड़ियां हैं, आप उनको काटने का काम करोगे, कुछ नहीं होगा जब तक आप जड़ों से नहीं उठा लोगे। बिल्कुल, ये सही है। और मैं तो पुलिस को भी देखूंगा कि पुलिस प्रशासन का बिल्कुल इस मामले के अंदर एकदम फेलियर थी कि पुलिस थाने के जस्ट पास में घटना हो जाती है और पुलिस आंख मूंद के सो रही है और पुलिस वहाँ 2 घंटे 3 घंटे बाद में पहुँचती है। तब तक तो अपराधी नहीं जाने कब तक कहाँ तक चले गए, उसके बाद में आप कितनी नाकाबंदी करो उससे क्या फर्क पड़ता है। और अभी तक आज 4 दिन हो गए, आप उस अपराधी तक नहीं पहुँचे हो कि किसने मर्डर किया है। अब तक तो आपको 1-2 लोगों का एनकाउंटर कर देना चाहिए ताकि समाज में जो है कॉन्फिडेंस बनता। और जो तमाम बिल्कुल, और जो तमाम लोग इनसे जुड़ते हैं, जो भी ये गिरोह है, जो गैंग है, वो उनमें एक खौफ पैदा होता। लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है। आज वहाँ हर परिवार के अंदर जो है भय का माहौल बना हुआ है कि हम बाहर निकले और कोई हमें गोली मार दी तो, अगर हम 2 पैसे कमाए और हम कहीं जा रहे हैं किसी अच्छे काम के लिए या परिवार के साथ किसी ने गोली मार दी तो। आज लोगों को बीमारियों से, इनसे ज़्यादा तो भय लग रहा है इन आपराधिक संगठनों से जुड़े हुए इन गैंग से कि कब हमारे ऊपर फ़ोन आ जाए या फ़ोन बिना आए भी कब हमें धमकी दे दे। पहले थोड़े दिन पहले जो डूसू के वो अध्यक्ष थे रौनक खत्री, उनको फ़ोन आया था 5 करोड़ की फिरौती के लिए। अब देख लो आप क्या तुम्हारी नेतागिरी ख़त्म कर देंगे। बताओ, दिल्ली से फ़ोन आ रहा है। तो मुझे तो खुद को डर लग रहा है कि क्या पता कब हमें कोई फ़ोन आ जाए धमकी दे दे। हम तो चाहते हैं कि सरकार से कि आम जन के अंदर एक विश्वास तो पैदा कीजिए आप लोग कि हो क्या रहा प्रदेश के अंदर। ऐसे मामलों में सुध लेना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री और सिस्टम के लोग इनॉग्रेशन में व्यस्त हैं। कोई कहीं ट्रांसफार्मर का इनॉग्रेशन कर रहा है, कोई सड़क का इनॉग्रेशन कर रहा है। डांगा जी की बात तो नहीं कर रहे हैं आप। डांगा जी की बात तो नहीं है। किसी की भी बात हो, बड़े शर्म की बात है कि एक ट्रांसफार्मर का कोई उद्घाटन कर रहा है, कोई कॉलोनी कटी वहाँ इनॉग्रेशन कर रहा है, कोई छोटा सा कोई मंदिर बना हुआ है वहाँ। देखो, धर्म के नाम पे मंदिरों में सबको जाना चाहिए, लेकिन प्रदेश के सूबे का जो मुख्यमंत्री है उसकी हिस्से के अंदर पूरा प्रदेश आता है। उसको जो ऐसे मामले उसमें त्वरित प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर उस जगह पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो हनुमान बेनीवाल जी होते ना, मैं वादे के साथ कहता हूँ 24 घंटे में अपराधी गिरफ्तार हो गया, एनकाउंटर हो जाता। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। प्रदेश में अभी एक सीट पर अंता में उपचुनाव है। बिल्कुल। और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी है वो जारी कर दिया है और वहीं पर नरेश मीणा है, युवा नेता हैं, 2 जगह से चुनाव लड़ चुके हैं और वो तीसरी जगह से अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐलान कर चुके हैं कि मैं आने वाली 14 तारीख को फॉर्म भरूंगा। क्या लगता है, नरेश मीणा हमेशा तीसरे मोर्चे की बात करते हैं और अभी भी कह रहे हैं कि मैं कई मोर्चों से बात कर रहा हूँ। किस तरीके से देखते हैं नरेश मीणा को आप? देखिए, नरेश मीणा हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं। मैं उन अच्छे लीडर है, वो युवा है, क्रांतिकारी है, लेकिन कुछ कमियां उनके अंदर भी है। नरेश मीणा को थोड़ा धैर्य के साथ जो है काम लेना चाहिए, क्योंकि एक उनका जो मैं देखा रहा हूँ कि उनको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है। राजनीति गुस्से चला देते हैं अपने कार्यकर्ताओं पे। राजनीति के अंदर ये चीज़ चलती नहीं है। आप बंद कमरे के अंदर चाहे अपने कार्यकर्ताओं को 2 बात कह दो, अगर वो अच्छा काम नहीं करें या आपको लग रहा हो कि मेरे साथ रहने वाला ये व्यक्ति यहाँ मेरे साथ मैंने कहीं कार्यक्रम किया हो या वहाँ ऐसी कुछ घटना हुई हो या मैंने ऐसी कुछ चीज़ नोटिस की हो जो अच्छी नहीं थी, आप उस चीज़ को बाद में कह दो या साइड में बुला के किसी को भी कह दो, वो आपको उचित शोभा देता है। लेकिन आप भरी पब्लिक के सामने आप ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो तो वो शोभा नहीं देता।
फिर भी वो उनका जो है नज़रिया है, उनका जो वो व्यक्तिगत जो है विचार है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ नरेश मीणा को कि नरेश मीणा 2002, 3, 4 उस समय राजस्थान यूनिवर्सिटी में थे। नरेश मीणा को सीखना चाहिए कि नरेश मीणा के बाद में आने वाले विश्वविद्यालय के नेता आज 2-2, 3-3 हमारे एमएलए बन गए। मुकेश भाकर जो नरेश मीणा के बाद के अंदर विश्वविद्यालय के जो है चुनाव लड़े थे, तस्वीर आ रही थी जिसमें नरेश मीणा आगे गाड़ी में खड़े, हाँ। मुकेश पीछे खड़े देख रहे तो हैं। उनको सीखना चाहिए कि पीछे वाले लोग भी जो है संयमता से, धैर्य से और धीरे धीरे आप संघर्ष करोगे तो चलोगे, क्योंकि राजनीति अभी मैं हूँ। धैर्य सीखना तो मुकेश भाकर से जरूर सीखना बिल्कुल, चाहिए। मुकेश भाकर से सीखो, हनुमान बेनीवाल से सीखो कि भाई आज 25 साल हो गए संघर्ष करते हुए, केवल जनता के लिए लड़ रहे हैं। वो भी चले जाते किसी पार्टी में, लेकिन नरेश मीणा, एक बात मैंने नोटिस की, वो हमेशा कहते हैं कि सचिन पायलट जी ने मेरी टिकट काट दी या कांग्रेस ने मेरी टिकट काट दी। कभी वो डोटासरा जी पर आरोप लगाते, कभी वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी मुझे बुला के, आप गुलामी क्यों कर रहे हो? फिर आज जस्ट तीसरे मोर्चे जेल में जैसे बाहर आए थे तब वो भजनलाल जी की तारीफ कर रहे थे, और उसके बाद थोड़े दिन बाद भजनलाल जी को गाली देने लग गए। और उससे पहले वो कह रहे थे मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, और फिर थोड़े दिन बाद कहने लगे कि अगर सचिन पायलट या राहुल गांधी मुझे ज्वाइन करवाते हैं तो मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन डोटासरा और गहलोत के झांसे में नहीं आऊँगा। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आखिर उनका जो प्रोपोगंडा है, जो उनका माजरा, जो उनका समीकरण है, वही हमें समझ नहीं आ रहा। मतलब स्टेबल नहीं है कहीं, मतलब ऐसा मान सकते हैं। हाँ, राजनीति क्या होता है कि आप रफ्ता रफ्ता करते हो ना, आप ये चाहते हो कि मुझे अचानक से कुछ मिल जाए, नहीं मिल सकता। आज परसों तो एक वीडियो आ रहा था, उसमें डोटासरा पे बड़े आरोप लगा दिए उन्होंने, गलत है। आपके समाज के नेता पे इतने बड़े आरोप लगा दिए। मैं कह रहा हूँ गलत है। आज आप चाहे आरोप लगाओ कुछ नहीं करो, आज डोटासरा जी है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, और आप समाज के भी बड़े नेता, आप तो किसी पद पे भी नहीं हो, और बिना पद पे रहते हुए आप जो है पद पर आसीन लोगों के ऊपर अगर ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाते हो, तो ये भविष्य के अंदर कहीं ना कहीं जो है आपके ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाले आरोप प्रत्यारोप होंगे। क्योंकि आप समाज को वो नजरिया दिखाओ कि आरोप प्रत्यारोप से जितना हो आप बचने की कोशिश करो। आप अपने समाज के अच्छे नेता हो, लेकिन आप सर्व समाजी बनो। आप केवल वहाँ तक सीमित मत रहो, आप खुद की एक ऐसी छवि क्रिएट करो कि पूरे राजस्थान के अंदर लोग आपकी तारीफ करें कि वास्तव में कि नरेश मीणा में वो छवि है। लेकिन लोग एक तरफ आपकी तारीफ भी करते, तो लोग एक तरफ आपकी कमियां भी उजागर करते कि आप में ये है। तो राजनीति में धैर्य से काम लेना। मेरा व्यक्तिगत मत ये कहता है कि नरेश मीणा को अंता का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से वो नेताओं को जिस भाषा में बोलते हैं, क्या ये भाषा राजनीति में शोभा देती है? मतलब अभी जैसे एक डिबेट चल रही थी, डिबेट में मतलब बीजेपी के प्रवक्ताओं को बोल रहे थे, और उससे पहले लाइव आकर गहलोत साहब और डोटासरा साहब को लेकर जिस तरीके की भाषा बोल रहे थे, उससे पहले जिस तरीके से शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें सीएम साहब के लिए जिस तरीके से मतलब भाषा बोल रहे थे, क्या ये भाषा राजनीति में शोभा देती है एक नेता के लिए? बिल्कुल, राजनीति के अंदर ये उम्र से बड़ा होता है कि ओहदा। बिल्कुल, हनुमान बेनीवाल, चाहे आप कितने हनुमान बेनीवाल को देख लो, चाहे आप वो बहुत बड़े हैं, कई बार उन्होंने चुनाव लड़ लिए, लेकिन भजनलाल जी पहली बार के विधायक हैं और बड़े ओहदे में आज बड़े हैं, तो उनको उस तरीके की रिस्पेक्ट दी जाती है। बिल्कुल, आप देखो कि अगर वो वीडियो मैंने भी देखा, मैंने देखा कि न्यूज़ 18 पे जो है कोई डिबेट उनकी चल रही थी, और उन्होंने जब शुरुआत करी, न्यूज़ 18 के जो एंकर थे हेमंत जी, उन्होंने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा नरेश मीणा ने कि कौन है मुझे बताओ, कौन सा है बीजेपी का प्रवक्ता है, कांग्रेस का, तो ये शोभा नहीं देता। मुझे बताओ, इसको हाँ, मैं बताऊंगा, ऐसे ये शोभा नहीं देता। डिबेट में हम भी कई बार जुड़े हो, आप लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, आपकी किसी से व्यक्तिगत नहीं बनती। या तो आप डिबेट में आपको जुड़ना पड़ेगा, आप नेता बनोगे तो आपको नेताओं के साथ भी बैठना पड़ेगा, चाहे वो पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं। जी और हनुमान बेनीवाल का हुआ था 2 दिन में शॉर्ट आउट हो गया। बिल्कुल, आपको लाइव डिबेट में भी जुड़ना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जो आपके साथी नहीं रहे उनके बीच में भी आपको जाना पड़ता है, और उनसे भी आपको वार्तालाप संवाद करना पड़ता है। लेकिन आप ऐसी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो, जिस प्रकार से आप रवैया अपनाए जा रहे हो कि आप कोई साधारण व्यक्ति हो या कोई गुंडे वाला रवैया आप अपना रहे हो, तो वो आपको शोभा नहीं देता। छवि को बदलना पड़ेगा, छवि बदलने का अभी कोशिश करना चाहिए कि मैं इंतजार करना चाहिए 2028 का नरेश मीणा को। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में अभी 3 साल पड़े हैं 2028 के चुनाव होने में, उनको धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता जो है लोगों के बीच में, जहाँ कहीं भी अन्याय हो रहा है उनकी आवाज़ उठानी चाहिए, लोगों के बीच में जाके लोगों को मैसेज देना चाहिए कि वर्तमान की जो सरकार है वो निरंकुशवादी की सरकार है, वो बिल्कुल भी जो है कानून जो है एकदम नगण्य सीमा पे है, कोई प्रदेश के अंदर काम नहीं हो रहा। उन लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए, आंदोलन करने चाहिए, जहाँ कहीं भी हक और अधिकार की बात है उनको उठानी चाहिए। अभी उनको ये करना चाहिए। आने वाला जो समय होगा 3 साल बाद के अंदर नरेश मीणा
एक बड़े नेता के रूप में उभर सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में नेगेटिविटी एक बहुत ज़्यादा तरफ है। तो हनुमान बेनीवाल की तारीफ करते हैं बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो हनुमान बेनीवाल को लेकर कहते हैं कि आरएलपी के साथ मेरा नहीं जमेगा। नहीं जमे। उनका कुछ जो है समझ में नहीं आ रहा कि वो रात को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कह देते हैं। वो थोड़े इमोशनल जल्दी हो जाते हैं और राजनीति के अंदर इमोशनल हो जाते हैं, राजनीतिक परिपक्वता नहीं है। राजनीतिक परिपक्वता तो देखो मैं नहीं कहूँगा है या नहीं है, लेकिन इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है जब हमारे यूनिवर्सिटी का 2022 का चुनाव था, तब नरेश मीणा निहारिका जी के साथ थे, तो कई बार वो गालियाँ निकाल रहे थे। हाँ, कई बार जो है 2-3 बार हमारी जो है चुनाव प्रचार के अंदर जो है कैंपस के अंदर मुलाकात हुई है, तो मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की है। इमोशनल बहुत जल्दी होते हैं नरेश मीणा जी। तो मैंने शहीद स्मारक के धरने में भी देखा है, वो तो मौन व्रत धारण किया हुआ था, तो बहुत थोड़ा ठीक-ठाक जम गया मामला। हाँ, ठीक ठाक था। तो नरेश मीणा जी को जो है देखो क्रांतिकारी है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लड़ सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर वो धैर्य से चलें और राजनीति में वो अगर वो रफ्ता रफ्ता चले। और जो भी बड़े नेता है उनसे उनको सीखने की ज़रूरत है, चाहे वो उनके लिए वो आइडियल है या नहीं है। उनको हनुमान बेनीवाल जी सीखने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा उनको सीखने की ज़रूरत है राजकुमार रोज से, कि एक 30 साल का आदमी तैयारी करते करते नौकरी की एक पार्टी बना के और वहाँ से 4 एमएलए जिता के भेज देता है और खुद जो है देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में चला जाता है। और आप 40 साल की उम्र में होने के बावजूद भी अगर एक बार भी एमएलए नहीं बनना चाह रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप पार्टियों की गुलामी करना चाहते हो। आप बार बार कांग्रेस पार्टी का नाम लेना चाह रहे हो, इसका मतलब आप कांग्रेस पार्टी की गुलामी करना चाहते हो। आप बार बार सचिन पायलट का नाम लेना चाह रहे हो, इसका मतलब आप सचिन पायलट की गुलामी जब करना चाह रहे किसी हो। नेता के पास 2 सीटों से चुनाव लड़ ले, 40,000 एक सीट पे आ जाते हैं और 60,000 एक सीट पे आ जाते हैं, तो नेता तो है, बिल्कुल नेता लेकिन है, उसके बावजूद निर्दलीय वोट लिए स्टेबल तो नहीं नेता है। है। इसके सीख बाद नहीं है। स्टेबल नहीं है। उसको सीखना चाहिए कि भाई अगर उनकी मंशा है कि मैं नई पार्टी खड़ी करूं तो पार्टी बनानी चाहिए। लेकिन अब वो वक्त आ गया नरेश मीणा का कि नरेश मीणा को किसी दूसरी पार्टियों में जाके जो है चुनाव लड़ने से बेहतर है कि नरेश मीणा या तो निर्दलीय चुनाव लड़े, या नरेश मीणा खुद की नई पार्टी इस्टेब्लिश करे, या फिर आरएलपी या बाप पार्टी जो भी है इनसे चुनाव लड़े, तो उनका भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है। ये थे लादूराम गोदारा, जो कि इन दिनों प्रदेश में जहाँ भी कहीं अत्याचार हो, अन्याय हो, हनुमान बेनीवाल का सिपाही बनकर वहाँ पहुँच जाते हैं हनुमान से आगे। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले अंता के चुनाव में नरेश मीणा का क्या रवैया रहता है और हनुमान बेनीवाल का क्या स्टैंड रहता है उस चुनाव को लेकर। वैसे हनुमान बेनीवाल पहले ही कह चुके हैं कि मेरा उस चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन किसको सपोर्ट करते हैं हमेशा हनुमान बेनीवाल कहते हैं जो बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेगा हम उसके साथ में हैं। और अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से प्रदेश में युवाओं को सरकार दबाना चाहती है, उसको लेकर आने वाले समय में ये युवा क्या करेंगे। खैर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।